सो नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं सिंपली जो पहला केस आएगा वो ध्यान से सुनेंगे आपकी। एक लाइन के ऊपर चार्ज होगा, इनफाइनाइट लाइन है सपोज, जैसे इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो ज़्यादा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से हम बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। दूसरा हम करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो एक प्लेन शीट होगी आपके पास, जैसे ये है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी शीट है। ये इनफाइनाइट का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है क्यू। तो किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। यहाँ भी निकालेंगे किसी पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसकी वजह से पॉइंट पी पे डिस्टेंस आर पे होगा सपोज, ये भी डिस्टेंस आर पे होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तीसरे केस में फिर आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक थिन स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग, तो उसके सरफेस के ऊपर चार्ज, यदि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे होता है, आपको पता है, रेडियस ले लेंगे इसका आर, यहाँ निकालेंगे बाहर आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे ले आएंगे, फिर पॉइंट को फिर अंदर चले जाएंगे। तो इस थिन चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। लास्ट केस इज यही है, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है। ये यदि हॉलो स्फीयर था, ये सॉलिड था। सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। यहाँ सिग्मा की बात होगी, यहाँ भी सिग्मा की बात होगी, यहाँ लैम्डा की बात होगी। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये रो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। यहाँ होगी बात, सॉरी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। यहाँ भी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। वो होती है कितना चार्ज बटे यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, मतलब यूनिट एरिया यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वो होता है लैम्डा। यहाँ सेम हो गया। और यहाँ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा सॉलिड स्फीयर के केस में। थिन स्फेरिकल शेल में चार्ज सरफेस पे होगा, अंदर नहीं होगा। इसमें हर जगह होगा, अंदर बाहर हर जगह होगा। ठीक है, सो इसमें आएगा फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय रो। सो इसमें भी वैसे ही सेंटर से चलेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, फिर सरफेस पे आ जाएंगे, फिर ये पॉइंट उठ के जो है, ये जो पॉइंट है उठ के फिर ये सेंटर पे आ जाएगा, सॉरी अंदर आ जाएगा, किसी यहाँ जैसे आ जाएगा, यहाँ जैसे। तो 3 पॉइंट हमें निकालेंगे। तो ये काम करने वाले हैं, ये है इनके एप्लीकेशन में, है ना। एक सिंपली इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट, देन ये थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और यू कैन से होलो स्फीयर हैविंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा सॉलिड स्फीयर लास्ट में। तो ये 4 काम करने वाले हैं हम। सो शुरू करते हैं। पहला है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक ऐसे लिख देते हैं, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए पॉइंट जो डिस्टेंस आर पे होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो ये बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम ये करने वाले हैं हम। तो यहाँ देख लेते हैं फिगर, आपका यहाँ से ले आता हूँ मैं यहाँ पे। सो यदि मेरा फिगर ये है तो फिर इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये आ गया देखो। सो ये होने वाला है, देखो ये, ठीक है जी। तो इसको समझेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें। ये है वो आपकी लाइन चार्ज, ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और इसको भी चार्ज क्यू सपोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। की लंबाई बहुत ज़्यादा है, इधर कोई एक्सटेंड है, ये चार्ज क्यू सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है इस लाइन पे। ठीक है, क्वेश्चन इज, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यदि ऐसा है कुछ, तो मैं पहले भी समझा दिया आपको कि इसके सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस ढूंढना है आपने पहले। तो गॉसियन सरफेस इसमें सिलेंडरिकल शेप का होगा, बिकॉज इसमें क्लोज्ड सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा, और जो सिलेंडर की एक्सिस होगी वो खुद ये लाइन बन जाएगी। ये तो सिलेंडर आपको दिख रहा है, देखो ये
ठीक है जी। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि एट डिस्टेंस आर कोई पॉइंट है, जैसे ये लिया मैंने, ये किसी प्लेन में है मान लो, है ना, और वो प्लेन राइट एंगल्स पे है इस लाइन चार्ज पे के साथ, वो राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस प्लेन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस प्लेन में कोई पॉइंट पी है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे सेम होगी, और वो डायरेक्टेड होगी बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ ले लिया को पॉइंट पी, है ना, ये पॉइंट पी उस प्लेन का हिस्सा है जो इस लाइन चार्ज के राइट एंगल पे है, ठीक है। तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, यहाँ अबे होगी ऐसे, यहाँ ले लिया तो क्या फिर अबे होगी ऐसे, यहाँ ले लिया फिर अबे होगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होती है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक लाइन उससे अबे चलती हैं, समझने की बात। सो ये होने वाला है। और अब आपको मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस, जो इसके सराउंडिंग में सरफेस आएगा, जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, वो आएगा सिलेंड्रिकल, और वो कर्व्ड सरफेस आएगा सिलेंडर का, ये कर्व्ड सरफेस ये वाला सारा, है ना, राउंड है नहीं, आपको पता है, तो कर्व्ड सरफेस आ जाएगा। जो कर्व्ड सरफेस आएगा सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस जो होगा सिलेंडर का, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है। यही गॉसियन सरफेस होता है, आपको पता ही है। सो इसमें एक और चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो उस कर्व सरफेस पे हमेशा क्या होगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे कर्व सरफेस पे, उन पॉइंट्स से वो कैसे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको ये, है ना। जैसे यहाँ से निकल रही हैं तो ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, ये चारों तरफ निकलेंगी ना इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना। और आप सोचो ज़रा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं ये कर्व्ड सरफेस को टच करती हुई निकल रही हैं, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो और इसको बड़े ध्यान से यदि आप देखें तो ये जो सर्कुलर कैप्स हैं, सर्कुलर कैप्स के क्या होंगी, ये दिख रहा है, पैरेलल हो जाएंगे, देखो पैरेलल, यहाँ भी देखो पैरेलल, जो आपकी ये क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये पैरेलल होगी, इस क्रॉस सेक्शन के, इस क्रॉस सेक्शन के भी पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन ये परपेंडिकुलर किसके होगी, कर्व्ड सरफेस के, जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है सिलेंडर का, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, मतलब उस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। बोलने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास होगा सिलेंडर के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास ओनली थ्रू द कर्व्ड सरफेस, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दी सर्कुलर कैप्स ऑफ सिलेंडर, ये वाला ऐसे भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट होगा, ध्यान सुनेंगे आप। एक तो मैंने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया से, कर्व्ड सरफेस से होगा सिलेंडर के, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, यू कैन से थ्रू दीज सर्कुलर कैप्स, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए कि यदि इसको मैथमेटिकली भी देख लो तो भी ये देखो होने वाला है सिंपल, मैथमेटिकली भी अब इसको देखना है गॉसियन थ्योरम लगा के, तो ऐसे देख लेते हैं। देखो ये देखो, अब यहाँ ऐसे समझ लो कि गॉसियन सरफेस यहाँ सिलेंड्रिकल है, और जो सिलेंडर की एक्सिस है उसके ऊपर लाइन चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ गॉसियन सरफेस इज बाउंडेड बाई थ्री सरफेसेस, ऐसे समझ लो, इट इज़ बाउंडेड बाई थ्री सरफेसेस। अब देखो ये तीन सरफेस क्या है, मतलब बोलने वाले गॉसियन थ्योरम में यदि आप लगाएंगे तो आपको एक क्लोज सरफेस लेना पड़ता है, ऐसे ई डॉट डी एस, ऐसे करते हैं ना। अब ये जो सर्कल है बेसिकली ये तीन हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसमें एक पार्ट पहला ये ऊपर वाला आ गया, ये देखो ये ऊपर वाला ऊपर क्या होता है, सर्कल होता है सिलेंडर के ऊपर, वो पहला आ गया, अगर नीचे दूसरा वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आ गया, पहले ऊपर वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नीचे वाला, और तीसरा हो गया कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सो दिस क्लोज्ड सरफेस in this case is bounded by three surfaces, surface 1 that is circular cross section, surface 2 again circular cross section, ठीक है, and surface 3 is curved surface of cylinder। सो ये आ गया। सो फिर आपने EDS तीन बार लिख देना, यहाँ तीन बार तोड़ के, समझ रहे बात मेरी। और फिर इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। और एक और चीज़ बड़े ध्यान से सुनेंगे कि मैंने आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस से ही इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगी,
मतलब फ्लक्स जो एसोसिएट होगा वो कर्व्ड सरफेस से ही होगा सिलेंडर के, फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो कर्व्ड सरफेस से ही होगा। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दीज सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। वैसे भी दिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइन फ्लक्स होता क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन कर्व्ड सरफेस से गुजरेंगी दोनों तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज से अभी चलती हैं तो भैया ऐसे गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी दोनों तरफ, ठीक है। अब ये सर्कुलर है तो आपको पता है वो कर्व्ड है, तो कर्व्ड की क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि यदि मैं, मेरे को ये पता लगे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स गुजरना है, इन दोनों से नहीं गुजरना है, और मैथमेटिकली भी ये चीज़ ठीक है, जब भी ई और डी एस में एंगल जीरो होता है ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब भी फ्लक्स गुजरेगा, बिकॉज ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है तो फ्लक्स पास होगा। और जब यहाँ कॉस 90 हो गया तो फिर ये कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो फ्लक्स कितना निकला, जीरो। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 होगा, फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। 90 होगा, फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। और यहाँ होगा फ्लक्स सिंपली कॉस जीरो हो जाएगा तो ई डी एस हो जाएगा, समझने बात मेरी। सो ऐसे ही आप कर सकते हैं इसको। सो अब आप ये देख लो कि एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस है, तीन हिस्सों में मैंने इसको बाउंड कर दी, तीन हिस्सों में इसको मैंने तोड़ दिया, तो इस पॉइंट पे यदि मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, ये ले लिया, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँगा, तो अंदर को तो होता नहीं, मैंने बताया वो बाहर की तरफ होता है, नॉर्मल एंड बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। और इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इस तरफ ही जाएगा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गई इस सरफेस के लिए, ठीक है। अब इस सरफेस के लिए क्या होगा, यहाँ यदि मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया डी एस, तो आपका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ तो होगा नहीं, बाहर की तरफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे +1 चार्ज रखूँगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इस तरफ ही जाएगा, वो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कि ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस किस्म से पैरेलल होगी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के, ऐसे ऐसे निकलेगी। तो मतलब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया था एंगल 90 डिग्री, जो जो एंगल 90 होता है तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, ई डी एस कॉस 90 इज जीरो। सेम इज द केस हेयर, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो फिर ई डी एस जो है, फ्लक्स जो है ई डी एस कॉस 90 और कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स यहाँ भी जीरो। तो इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कोई फ्लक्स नहीं क्रॉस होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ओनली पास थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये होने वाला है, ठीक है। सो मैं इसको देखो, ये प्रूफ में आपने समझ लिया, आप इसको अब ध्यान से आप यहाँ कर सकते हो। सो ये होने वाला है, देखो, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा, गुजरा कहाँ से, यहाँ से, गॉस थ्योरम लगा दो, ई डॉट डी एस हाँ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बताया कि मान लेते हैं ये जो आपकी लाइन चार्ज है, लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लाइन की, ठीक है, तो लेमडा हो गया क्यू अपॉन एल, ठीक है। ये लेंथ ऑफ सिलेंडर जैसे यहाँ लिख दी मैंने एल, तो क्यू अपॉन एल हो गया, तो यहाँ से क्यू हो गया लेमडा एल, तो जहाँ भी क्यू दिखेगा वहाँ आप लेमडा एल लिख सकते हो। तो गॉस थ्योरम लिखी मैंने अभी। सो फ्लक्स कौन से सरफेस से गुजरेगा, सिर्फ सरफेस नंबर 3 से, ई और डी एस में एंगल कितना है यहाँ, 0 डिग्री, तो ये आ गया 0 डिग्री, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया ई, तो ये डी एस ही बचेगा। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का 2πr/h होता है, आपको पता है, तो आप उसको लिख दो, तो ये आ जाएगा ई इंटू, दिस इज कर्व्ड सरफेस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, 2πr/h, एच की जगह यहाँ एल ले रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर होती थी वहाँ, यहाँ एल ले रहे हैं, एल लिया है यहाँ पे, देखिए, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू मैंने बताई, लेमडा एल लिख दो इक्वेशन 1 से, तो ये आ गया, एल विल गेट कैंसल। सो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस आर पे जाके ये हो जाती है, डिस्टेंस आर रेडियस बन जाएगी सिलेंडर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो आ जाएगी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी था नीचे, एप्सिलॉन नॉट और आर, 2πr नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर याद रखेंगे, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया भाई यहाँ पे, है ना। सो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर नीचे है ना, तो ये आ गया,
तो फिर आर जो है बेसिकली वो ऐसे यदि हमें ग्राफ बना दें यार आर में, तो आपको पता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अब बाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं और आर इधर ले रहे हैं तो इट विल बी लाइक दैट, ऐसे आता ना आर का ग्राफ, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दैट, ई और आर में जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा। सो ये होने वाला है भाई। तो ये सीखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज की वजह से डिस्टेंस आर के साथ ऐसे वेरी करता है, स्क्वायर नहीं होता यहाँ, इन्वर्सली टू आर है, ठीक है जी। सो ये किया हमने। और यदि आपको यदि इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ पे जैसे तीसरे सरफेस पे भी तोड़ के करना है ना, तो तोड़ के आप ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे इस तरीके से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके में से तो ये 1 मिनट का ही काम था। देखो आपने सिर्फ देखना कि फ्लक्स कौन से सरफेस से गुजरेगा। सिलेंडर गॉजियन सरफेस है, क्लोज सरफेस यहाँ सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर के आपने कितने सरफेसेस में बॉन्ड कर दिया, 3 में। 2 से तो फ्लक्स नहीं गुजरा, ऊपर वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से नहीं गुजरा, नीचे वाले से नहीं गुजरा, इससे गुजरा। तो सिंपली आपने बोल देना कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो भी करवाया मैंने आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी गॉसेस थ्योरम की, वो क्या थी, हाँ EDS, यही थी ना, EDS है ना। और Q को मैंने बोला क्या लिखना है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और यहाँ EDS में cos 0 बन गया, तो यही बचा, एक ही लाइन पे है ना दोनों। सो यहाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया आपका कितना, 2πRL लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो एक मिनट का काम है, हो गया, ये एल एल कट गया। ये वही जो एक्सप्रेशन जो मैं आपको बता रहा था, 2πε0r, तो ये ऐसे ही 1 नंबर में हो गया काम सारा, ऐसे निकाल दी। लेकिन अब जैसे बोर्ड लेवल पे आपको इस क्वेश्चन को करना है ना, तो फिर आपको इसको तोड़ के करना पड़ेगा बड़े आराम से। जैसे हम बोल रहे हैं कि ठीक है गॉसियन सरफेस जो है ये 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, तो फिर ये सर्कल जो है इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो आप, ये आ गया ऐसे, अप्लाई गॉसियन थ्योरम, राइट इट क्यूब ऑन एप्सिलॉन नॉट। नाउ आपने आगे लिख ली लाइन की गॉसियन सरफेस एयर इज अ सिलेंडर, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। नाउ गॉसियन सरफेस इज बाउंडेड बाय 3 सरफेसेस, सरफेस 1 ये बोल दिया ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, सरफेस 2 नीचे वाला क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, एंड सरफेस 3 कर्व्ड सरफेस। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एक ई, अब आपने इस क्लोज्ड हटा देना, आप क्लोज्ड को 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं ना, ये सरफेस 1 आ गया, इसके नीचे 1 लिख देना यहाँ, ठीक है। फिर ये दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 1। फिर वैसे ही दूसरा ई डॉट डी एस बोलो, ये दूसरा आ गया। फिर ई डॉट टी एस तीसरा, ये आ गया तीसरा, ये वाला कर्व्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन सर्फेसिस के लिए तो क्या एंगल है और डी एस में 90, तो अगले स्टेप में यहाँ 90 लिख देंगे। तो यहाँ आ गया ई डी एस कॉस 90 ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब तीसरा ही बचा, तीसरा मैंने अभी सॉल्व किया था यहाँ ई, तो ये बन जाएगा डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRL, और क्यू हो गया लैम्डा एल। फिर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है आपने। सो ई यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो भाई ये मैंने कई तरीक़ों से आपको बता दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हो और तोड़ के भी कर सकते हो। तो ये था इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालेंगे, डिस्टेंस आर पे ले लेंगे, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो भाई अब आपने प्लेन शीट के ऊपर चार्ज डाल देना है और उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो फिगर मैं ले आता हूँ यहाँ से, और फिगर हमने चूज कर लिया। तो ये है हमारा फिगर, ये आ गया, ये देखिए। तो इसमें बड़े ध्यान से आप देखो अब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये है आपकी शीट, ये दिख रही है आपको, ये ठीक है। अब शीट में इसकी जो इसके ऊपर ठीक है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, ये क्यू, ठीक है जी। सो क्यू यदि चार्ज है इसके ऊपर, तो सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, मतलब यूनिट एरिया पे कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट की,
ठीक है जी। और फिर आपको पता ही है क्यूब ऑन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है कि गॉसियन सरफेस आपने निकालना है, लेकिन इससे पहले गॉसियन सरफेस से पहले यदि आप देखें तो शीट रखी हुई है आपकी ऐसे, और इसके ऊपर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो यदि आप देखें बाई सिमेट्री, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी शीट से वो क्या चलेगी, इसके प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, दिख रहा है बाई सिमेट्री दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन अभी चलती हैं। ठीक है, सो यदि एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ ऐसे होगी, इधर क्योंकि ये प्लेन शीट है और इसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देखनी होगी तो ऐसे चलेगी। तो यदि मैं यहाँ से एक सिलेंडर गुजार देता हूँ, गॉसियन सरफेस, ये सिलेंडर, तो मुझे बताओ कि ये जो गॉसियन सरफेस के सर्कुलर कैप्स होंगे सिलेंडर के, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन इन सर्कुलर कैप्स के परपेंडिकुलर हो गई, इधर ऐसे हो गई। एरिया वेक्टर भी इधर को हो जाएगा, तो डी एस और ई एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसमें डी एस और ई इधर चले जाएंगे। इसमें भी वैसे छोटा सा टुकड़ा ले लो, यहाँ पे डी एस भी इधर को हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को हो जाएगी। क्या सीखा आपने कि इस केस में जो सिमेट्री से लग रहा है मेरे को पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और यदि गॉसियन सरफेस यहाँ से बीच में से निकल रहा है, जैसे ये दिखाया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है ना, जैसे मतलब सिलेंडर, मतलब सिलेंडर को प्रो दिया बीच में से सिलेंडर निकाल दिया, वो गॉसियन सरफेस हो जाएगा इस केस में। तो ये बताओ मेरे को कि गॉसियन सरफेस में तीन सरफेसेस हैं, दो सर्कुलर कैप्स हैं और एक आपका कर्व्ड एरिया है ये सिलेंडर का। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि सर्कुलर कैप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और कर्व्ड सरफेस के अलोंग ही है, ऐसे बोलते कर्व सरफेस की पैरेलल निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्कुलर कैप्स के क्या निकल रही है, परपेंडिकुलर। सो यदि मैं यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट लूँगा तो डी एस और ई इधर को चले जाएंगे, ये तो बताया मैंने। यहाँ भी वैसे ही होगा, ई इधर को हो जाएगा वार को और डी एस इधर को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स सर्कुलर कैप से निकलेगा, वो दिख ही रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस इसी को भेद करते हुए निकलेंगी आगे को। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ओनली क्रॉस थ्रू सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब कितना ही सरफेस एरिया इसका मैं एस मान लेता हूँ, इस वाले हिस्से का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड गॉसेस थ्योरम की क्या हो गई, कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो ये हो गई। और राइट हैंड साइड क्या बोलती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन एरिया शीट का, एस ले लो, तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। तो ये कौन से दो सरफेस से गुजरेगा फ्लक्स, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एंगल जीरो रहेगा ना, कॉस जीरो 1 हो गया। तो दो सरफेसेज हैं, एक सरफेस का एरिया एस है तो दो का हो गया 2s। तो ये आंसर आने वाला है आपका, क्यू की जगह बोले देना जो मैंने बताया सिग्मा एस। तो ये देखो हो गया एकदम सिग्मा एस ऑन एप्सिलॉन नॉट, तो एस एस कट गया, तो यहाँ से ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द आंसर। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने दूर था, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ है, वो डिस्टेंस आर पे था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है आपने। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ग्राफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ द शीट से ये है इधर को, तो डिस्टेंस यहाँ शीट से इस तरफ को डिस्टेंस आर है, दूसरी तरफ को भी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ वो इतनी होगी, सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वो हर पॉइंट पे डिस्टेंस पर डिपेंड करती नहीं, तो वो सेम ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये था इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप देख लो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइन जो गुजरेंगी वो सिलेंडर के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही गुजरेंगी, मतलब वो सिलेंडर के सर्कुलर कैप्स से ही गुजरेंगी। और कर्व्ड सरफेस जो होगा सिलेंडर का, वहाँ से कोई भी फ्लक्स जो है वो नहीं क्रॉस होगा। ये यहाँ सीखने वाली बात थी, बाकी आप इसको मैथमेटिकली यू कैन डू इट। ठीक है जी, सो ये देख लो आप यहाँ पे, ये मैंने कर दिया। अब इसको यदि 3 हिस्सों में तोड़ के करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, पिछले का उलट हो गया है, पिछले वाले में कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स गुजरा था
और यहाँ उससे नहीं गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा सर्कुलर कैप्स से। ठीक है जी। सो इसमें ये देख लेंगे कि 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने सिलेंडर को। सिलेंडर इज बॉन्डेड बाई 3 सर्फेसिस बिकॉज देयर इज ए क्लोज सरफेस। पहले को बोल दिया ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दूसरे को ये वाला बोल दिया, दिख रहा है आपको ये देखो ये, और तीसरे को कर्व्ड बोल दिया, जो कर्व्ड दिख रहा है सारा सिलेंडर, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं। ठीक है। सो यदि मैं गॉसेस थ्योरम लगाना चाहूँ तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है शीट पे, तो दी सरफेस इज बॉन्डेड बाई 3 सरफेसेज, तो सर्कल हटा के 3 टुकड़ों में इसको लिख दो। लो लिख दिया। तीसरा भी लिख दो, राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिख दो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस में सरफेस 1 पे, फिर सरफेस 2 पे, फिर सरफेस 3 पे। सरफेस 1 पे कितना एंगल बनेगा ईडीएस में, क्योंकि यहाँ एरिया छोटा सा एरिया वेक्टर लूँगा मैं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूँगा, शीट की +1 रखूँगा, तो वैसे समझ लो कि वो इस तरफ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये लिखा है यहाँ पे, ये वेक्टर ये इधर को। ठीक है। तो ई डी एस कॉस 0 हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे सेम है, बाहर लिख दी। चलिए दूसरे सरफेस के लिए भी सेम ही सिचुएशन है, एरिया वेक्टर इधर को जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को जाएगी। ठीक है। सो ये भी बन गया सेम, ई डी एस कॉस 0। और तीसरे सरफेस के लिए ध्यान सुनेंगे अब यहाँ, ये तीसरे सरफेस के लिए मैं यदि यहाँ लूँगा कोई छोटा सा कर्व्ड एरिया, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ लूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इस तरफ होगी, वो तो इस तरफ ही है, देखो ये। और तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में तीसरे वाले सरफेस के लिए जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री। ये तीसरा सरफेस है, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लो, तो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ चला गया, और यहाँ +1 रखूँगा तो इस चार्ज की वजह से इधर कोई भागेगा, तो ई और डी एस में ही सरफेस के लिए एंगल 90 हो गया इसके लिए। तो बन गया ई डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो 0 ही हो गया। और ये बन गया ई डी एस, ये बन गया ई डी एस, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा ई, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कैप। ये मैं मान लेता हूँ एस, तो इसका भी एस ही होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर भी इसको बोल सकते हैं आप। ये तो क्यू की जगह क्या बताया मैंने लिखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा हो गया क्यू अपॉन एस। ठीक है। तो क्यू हो गया सिग्मा एस, तो क्यू जहाँ दिखे वहाँ आप सिग्मा एस लिख सकते हो इक्वेशन 1 से, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बन गया 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एस एस कट गया, सो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई डिपेंड नहीं करता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस आर पे। तो फिर मैं बता रहा था कि ये और डिस्टेंस के बीच यदि आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका जो ग्राफ है बेसिकली वो ऐसे आ जाएगा। मैंने अभी भी बताया था, ये कुछ वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये होगी मैग्नीट्यूड में। तो हर वो यदि डिस्टेंस शीट से बढ़ भी रही है, दूर भी जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो वैल्यू ई की सेम ही रहेगी। तो ये इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ जो होगा दैट विल पैरेलल टू आर एक्स एक्सिस। ओके। तो ऐसा ग्राफ आने वाला है। इसमें यदि आप बड़े ध्यान से विजुअलाइज करें चीज़ों को कि ऐसा क्यों होने वाला है, कि शीट पे आप यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे बहुत दूर हैं, चाहे इधर हैं, चाहे इधर हैं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। मतलब डिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है वो। तो इस चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो मैं बताऊँगा आपको सिंपल सी चीज़, कि जब ये शीट इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे बहुत बड़ी शीट है, ये बहुत बड़ी शीट है, यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही है, इधर भी ख़त्म नहीं हो रही है, एक्सटेंशन इसका इनफाइनाइट है। सो जब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, बहुत बड़ा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज, ठीक है जी, तो ध्यान सुनेंगे, जब आप अब जब जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट नज़दीक होगा ना शीट के, जैसे मान लो आप यहाँ व्यू कर रहे हैं चार्ज को, आप खड़े हैं और आपको सामने देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधे देख रहे हैं, तो आपके फील्ड ऑफ व्यू में आपको क्या लगेगा, कम चार्ज आएगा, चार्ज कम आएगा आपके व्यू में, फील्ड ऑफ व्यू में चार्ज कम आएगा। तो डिस्टेंस भी शीट से आपकी कम ही है, डिस्टेंस भी आपकी शीट से आर है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक
चार्ज की वजह से जो वेरी करती है वो होती है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप शीट के नज़दीक खड़े हैं तो फील्ड ऑफ व्यू में कम चार्ज आ रहा है, मतलब ये चीज़ कम है और डिस्टेंस भी कम है। तो ये जो रेशो आएगा इन दोनों का वो प्रोपोर्शनलिटी कुछ आ जाएगा, मान लो वो ई आ जाएगा सपोज, एक्स आ जाएगा सपोज। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप दूर चला गया, मतलब आप यहाँ पहुँच गए आप, तो आपका डिस्टेंस अब शीट से बढ़ गया, आर की जगह आर डैश हो गया। अब आप पॉइंट पी या क्यू पे पहुँच गया, जाके यहाँ पहुँच गए। अब आप यहाँ खड़े होंगे तो आप शीट को फिर देखोगे तो पहले यदि आपके व्यू में इतना चार्ज आ रहा था, तो अब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपके व्यू में चार्ज ज़्यादा आएगा, ये होने वाला है, ज़्यादा चार्ज व्यू होगा आपको शीट का। आप चेक कर लीजिए, सोचो ज़रा ध्यान से। इसका मतलब अब क्या हुआ, फिर अब ये देखो, अब इस केस में फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना आया व्यू में बट डिस्टेंस को स्क्वायर। अब यहाँ क्यू बढ़ गया, आर तो बड़ा ही बड़ा है ना, लेकिन आर के प्रोपोर्शन में क्यू भी बढ़ गया, फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ज आपको दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ज आ गया, दोनों का रेशियो फिर वही रहा एक्सी। फिर आप थोड़े दूर पहुँच गए, जाके ये इस आर पॉइंट पे पहुँच गए तो डिस्टेंस आपकी फिर आपकी और ज़्यादा हो गई, आर डबल डैश हो गई। तो अब आपके फील्ड ऑफ व्यू में चार्ज की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। मतलब बोलने का मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ना शीट से, जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उससे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, चार्ज भी जो फील्ड ऑफ व्यू में आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों का रेशियो जो है ओवरऑल वो एक्स कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप यहाँ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि यहाँ एक्स थी तो यहाँ भी एक्स ही होगी, यहाँ भी एक्स ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। इसका सिंपल लॉजिक लगा के, क्योंकि आप डिस्टेंस को मत देखो ना कि नज़दीक हैं, जब आप नज़दीक हैं तो चार्ज भी कम है, जब आप दूर चले गए तो आर बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ गया, तो इन दोनों का रेशियो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा, वो एक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी किसी भी पॉइंट पे वो इंडिपेंडेंट होगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से। एक और चीज़ इसमें आपने रखनी है ध्यान की, यदि स्पेशल केसेस का आपने जो फील्ड निकाली शीट की वजह से वो निकाली ये इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से ना, स्पेशल केस में यदि आपकी शीट जो है इनफाइनाइट शीट जो है उसकी जो थिकनेस है हैविंग, मतलब थिकनेस उसकी है कुछ, हैविंग फाइनाइट थिकनेस, ठीक है, तो फिर यदि इसके ऊपर चार्ज डालेंगे, जो पहले हमने की वो पीछे वाली जो निकाली इसमें आपकी बिल्कुल ये प्लेन शीट की तरह थी, मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस थी, लेकिन फिर कुछ थिकनेस आती है तो फिर चार्ज दोनों तरफ का काउंट करना पड़ेगा, मतलब इस तरफ भी चार्ज होगा शीट पे, इसके बैक साइड में भी होगा, दोनों तरफ होगा, दोनों सरफेसेस पे चार्ज लेना पड़ेगा। तो फिर जो क्यू होगा, यहाँ क्यू जो हम ले रहे थे वो ले रहे थे सिग्मा एस, है ना, तो फिर वो 2 सिग्मा एस लेना पड़ेगा। सो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, ये क्या आया था यहाँ 2 एस आ गया था ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह लिखना पड़ेगा 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब एस से एस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फाइनाइट थिकनेस होगी यदि इनफाइनाइट शीट की तो फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपका ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे रखें ध्यान, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ का काउंट करना पड़ेगा, फिर इस सरफेस का भी और जो दूसरा सरफेस होगा शीट का, क्योंकि थिकनेस फाइनाइट है इसलिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि यदि आपके पास शीट आपने पढ़ ली, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, 2 शीटें ले लेते हैं अब, ड्यू टू 2 इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज। तो ये आर्टिकल करेंगे अब, नहीं इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक शीट की वजह से फील्ड मैंने बता दी, 2 दी हैं तो 2 की वजह से हम कैसे पता करेंगे ये देखने वाले हैं अभी। सो ये ले लेते हैं डायग्राम, ये आ गई डायग्राम आपकी। सो बड़े ध्यान से देखेंगे अब कि यहाँ क्या होने वाला है। ये होने वाला है, ठीक है। सो शुरू कर देते हैं। ये है अभी 2 शीटें, ये दिख रही है, ए दूसरी बी है। इनफाइनाइट का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी शीट है, ठीक है। सो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे की सिग्मा 2 है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। और इसमें ये मान लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर दैन सिग्मा 2, मतलब इसकी यूनिट एरिया जो चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे वाली शीट है बी, ठीक है। ए के यूनिट एरिया पे चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, ये मैंने मान लिया शुरू में। तो इसमें 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। एक इन दोनों शीटों के लेफ्ट साइड को रीज़न है,
बीच में और फिर राइट साइड को है। मतलब इस रीजन में कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया हमने पी भाई, ये पी पॉइंट, फिर यही पॉइंट पी उठ के यहाँ आ गया और फिर ये तीसरे रीजन में चला जाएगा इधर, ये करना है। तीनों पॉइंटों पे फील्ड निकालनी है। आपको पता है कि यदि ये एक शीट की वजह से जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसमें कन्वेंशन में ये लगाऊंगा कि यदि फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, कन्वेंशन बना देते हैं एक, यदि फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने लेनी है पॉजिटिव, और यदि राइट टू लेफ़्ट है, उल्टा है इसका, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ले लेंगे आपने, नेगेटिव, ये रखें ध्यान। चलिए अब रीजन 1 में चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। वहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेंगे और जिस तरह वो मूव करेगा, ठीक है, उस इसकी शीट की मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसकी मान लेंगे E2। चलिए इन पॉइंट्स को देखना, अभी रीजन 1 में ये है पॉइंट, इसको देखो अभी। तो इस शीट की वजह से +1 यहाँ रखूँगा तो इधर को जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान ली मैंने E1। तो इन रीजन 1 ये आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है E इज इक्वल टू, चलिए E1 इधर को है, अच्छा दूसरी शीट की वजह से देखो, इसकी वजह से E2 है, तो इसकी वजह से हाँ किधर होगी, बोलो बोलो, +1, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी, तो इधर को जाएगा लेफ्ट साइड को ही, तो दोनों ही लेफ्ट को हो गई। मतलब दोनों यदि ध्यान से देखें आप तो राइट से लेफ्ट की तरफ हो गई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो फिर जो E1 होगा वो बेसिकली हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब मैंने ये बताया है कि मैग्नीट्यूड में ज़्यादा कौन होगा, जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा। सिग्मा मैंने पहली वाली का ज़्यादा मान लिया है, तो पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 यहाँ थोड़ा लंबा वेक्टर बनाना आपने ये, और E2 थोड़ा छोटा बनाना, क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ होती है ना वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। ये E1 ये है और E2 ये है। चलिए अच्छा, अब दोनों राइट से लेफ्ट हैं, दोनों ही, E1 भी राइट से लेफ्ट है, E2 भी राइट से लेफ्ट है। सो राइट से लेफ्ट फील्ड को क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो एक हो जाएगी E1 हो जाएगी और एक हो जाएगी E2, दोनों को नेगेटिव लेना है, समझे बात मेरी, क्योंकि दोनों राइट से लेफ्ट की तरफ है। सो वैल्यू पुट कर दो अब E1 की, तो यह क्या -सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट -सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कॉमन यहाँ ले लूँ तो यहाँ जाएगा कॉमन -1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचा सिग्मा 1 + सिग्मा 2। तो ये नेट फील्ड होने वाली है रीजन 1 में किसी पॉइंट P पे। चलते हैं रीजन 2। चलिए भाई रीजन 2 में क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 2 में लिखेंगे E इज इक्वल टू, देखो जरा रीजन 2 में +1 रखेंगे यहाँ। चलिए इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर को, ये इस तरफ ही जाएगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर को। छोटा वेक्टर बनाएंगे बिकॉज E2 थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो E1 लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट से राइट फील्ड को लेना है पॉजिटिव, तो आ गया +E1, और E2 राइट से लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट लेनी है नेगेटिव, ये आ गया। पुट करो वैल्यू, तो आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट -सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या है बोलो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा 1 - सिग्मा 2, ये आंसर आने वाला है रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों शीट्स की वजह से। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट चला गया दोनों शीटों के राइट साइड को, यहाँ पहुँच गया जाके। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इसकी होगी, +1 रखूँगा, इधर को जाएगा, तो E1 हो गया इधर को, ठीक है, E1 इधर को हो गया, एंड इसकी वजह से भी तो इधर को जाएगा, इधर को। तो दोनों लेफ्ट से राइट हो गई, और लेफ्ट से राइट होंगी तो दोनों को क्या लेना है पॉजिटिव। तो इन रीजन 3 जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये लिखना है यहाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इज इक्वल टू, बोलो जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, हाँ दोनों लेफ्ट से राइट की तरफ हैं, दोनों ही पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट से राइट मैंने बोला, कन्वेंशन बनाई मैंने कि पॉजिटिव लेनी है, E1 + E2, बोलो आंसर। तो क्या आ गया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट + सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया,
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये होने वाला है। सो तीनों रीजनों में फील्ड पता कर ली, ठीक है। और फिर अब आप यदि यहाँ पे एक मैं स्पेशल केस लूँगा, यहाँ पे रीजन 2 पे, इस रीजन 2 पे स्पेशल केस लूँगा इस पे, ठीक है। बड़े ध्यान से, इम्पोर्टेंट है, आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। कि जी यदि ये शीटें हैं आपकी दो, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है यदि, तो फिर क्या होने वाला है। तो वो स्पेशल केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको यहाँ आपके साथ करना चाहूँगा। तो 2 पे चलेंगे हम। सो यहाँ से रीजन 2 पे स्पेशल केस ही होने वाला है। चलिए, सो ये मैं स्पेशल केस यहाँ बना देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ शीट ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बी इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड जो सिग्मा 1 है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका सिग्मा पॉजिटिव होगा, सिग्मा स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और तो सिग्मा 2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों का सिग्मा मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज शीट का सिग्मा नेगेटिव होता है, याद रखें। ये सिचुएशन होने वाली है यदि, तो क्या होने वाला, रीजन 2 में कोई पॉइंट पी है तो उसके ऊपर नेट फील्ड क्या होने वाली है। तो ये रीजन 2 वाला केस लिखा हुआ है मैंने यहाँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, मतलब सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा लिखो यहाँ, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, देखो क्या आंसर आता है। तो बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हाँ सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिखेंगे, प्लस सिग्मा, सिग्मा ही आ गया मतलब, माइनस सिग्मा 2, माइनस सिग्मा 2, पर सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा लिखना है, तो एक माइनस और आ जाएगा ना ये। तो अब मुझे बताओ क्या आंसर आया, ये सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया ये, तो ये बन गया 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, 2 से 2 कट गया। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं आपने बोलना कभी भी। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी यदि ये नेगेटिवली चार्ज शीट है और ये कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है। और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी और यूनिफॉर्म होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो पूछे वैल्यू, तो ये बोलनी है आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बेस बनता है आगे कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है। तो उनके बीच में कुछ गैप रहता है, तो उस गैप में बच्चे को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उस गैप में यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इस शीट का जो सिग्मा है वो प्लस सिग्मा और इसका है माइनस सिग्मा, ये है बोलने का मतलब, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, काम की बात है ये।